Hello students and welcome to this new lecture where we'll see the continuation part of it chapter number 4 social sciences और हम यहाँ पे अटके थे खिलाफत मूवमेंट से हमको पढ़ना था। हमने ये जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में लास्ट टाइम बात करी थी जिसके अंदर कई सारे लोग मर गए थे। ठीक है, और जो मारने वाला था ओडोनिल जनरल डायर, उनको पुरस्कार दिया गया, ऑनर किया गया, उनको स्वॉर्ड दी गई, उनको 2000 पाउंड दिए गए। तो इंडियंस जो थे वो टेरिबल शॉक में थे। ये हमने बात करी थी। खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमको पता है कि दो अलग अलग ग्रुप्स बट गए थे। अब वो टर्की जो था वो समय पे, तुर्की जो था वो जर्मन साइड था। ठीक है, अब जब इंग्लैंड जीत गया, जब वो एलिड नेशन जीत गए, तो ऐसे ट्रीटीज बनाए गए जिसके अंदर बहुत ही बकवास टर्म्स एंड कंडीशंस थे जो हारने वाले लोग थे इसकी वजह। हमने ये पढ़ा हुआ है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हमने पढ़ा हुआ है, और ये हमने पढ़ा है कि भाई जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। तो ये सारी बात हमने पढ़ी है। उसके साथ साथ उसके जो एलिड नेशंस थे, जर्मनी के साथ जो नेशंस थे, वो नेशंस को भी ये पॉलिसीज का सामना करना पड़ा था। अब वो समय पे जो तुर्की के सुल्तान थे वो खलीफा थे। अब ये खलीफा कौन होता है? खलीफा होते हैं हेड ऑफ मुस्लिम्स। वो मुस्लिम्स के हेड थे। ठीक है, सारे जो वर्ल्ड के मुस्लिम्स हैं उनके हेड माने जाते थे तुर्की के सुल्तान। इंडिया में जो मूवमेंट हुआ, जो तुर्की के सामने स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी गई थी, उसको अपोज करने के लिए एक मूवमेंट हुआ था, और वो मूवमेंट जो था वो खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया है। अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, ये दोनों मेन लीडर्स थे बेटा ये मूवमेंट के। गांधी जी ने कांग्रेस को रिक्वेस्ट करी थी कि मूवमेंट को सपोर्ट करे, हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट रखने के लिए। मूवमेंट और भी सीवियर बढ़ा, और भी आगे बढ़ा कांग्रेस के सपोर्ट से। ये खिलाफत मूवमेंट के बारे में थोड़ी कुछ इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। क्योंकि हम मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कैसे नहीं बात करेंगे। 1920 से 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। नागपुर कॉन्फ्रेंस में जब कांग्रेस की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जब कांग्रेस की मीटिंग हुई, तो उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल मिल गया, और दिसंबर 1920 को वो अप्रूवल मिला था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल कब मिला था नागपुर कॉन्फ्रेंस में? दिसंबर 1920। कांग्रेस ने एक स्ट्रिक्ट डिमांड की कि भाई इंडिया को अब इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको इंडिया में से आप चले जाइए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो हमको स्वराज्य चाहिए, स्वशासन नहीं चाहिए। ठीक है, अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमको दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हुआ? इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथन हुई। ठीक है, मजबूत हुई हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी। और स्वदेशी आर्टिकल्स, स्वदेशी चीजों को यूज करना शुरू हो गया है, खुद की बना ली चीजें हम यूज करने लगे। स्पिनिंग व्हील्स हर घर में लगने लगे। स्पिनिंग व्हील्स क्या होते हैं बेटा? वो कपड़े बुनने वाले व्हील्स जो गांधी जी चलाते थे, चरखा चलाते थे, वो हर एक घर में अब दिखने लगे थे। हर एक घर में कपड़ा खुद का बनने लगा था, और 1 करोड़ रुपए का एक पूरा कलेक्शन हुआ था तिलक स्वराज्य फंड के नाम से। अनटचेबिलिटी अबॉलिश हुई, नेशनल एजुकेशन प्रमोट हुआ, और कई सारी चीजों का प्रोहिबिशन लगा। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था? नेगेटिव एस्पेक्ट जो था, लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ने लगे थे, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस छोड़ने लगे थे, और उनकी जनरल असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हमारे लोग थे, वहां से बॉयकॉट होने लगा। गवर्नमेंट कोर्ट से, जो लोग गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर नौकरी कर रहे थे, वहां से रिजाइन होने लगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में से भी जो लोग हमारे थे वो रिजाइन करने लगे। फॉरेन क्लोथ और अदर आर्टिकल्स हम बॉयकॉट करने लगे, हम छोड़ने लगे वो सारी चीजों को। गवर्नमेंट फंक्शंस, टाइटल्स, ये सारी चीजों को लोग छोड़ने लगे। तो इसमें कई सारे लोग बिना एम्प्लॉयमेंट के हो गए थे, और ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे लिए बना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास ये छोटा सा पैराग्राफ है उसके बारे में। देखो, मूवमेंट के शुरुआत में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना जो ये टाइटल था जो गवर्नमेंट से दिया गया था, जो जैसे केसर हिंद और नाइटहुड का हॉनर, महात्मा गांधी को केसरे हिंद बोला जाता था, और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड ऑनर दिया जाता था। तो ये टाइटल जो गवर्नमेंट ने दिए थे उनको, वो उन्होंने छोड़ दिए। दूसरे लीडर ने भी कई सारे टाइटल्स छोड़ दिए और पोजीशंस छोड़ दिए गवर्नमेंट के। स्टूडेंट्स ने इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दी। कई सारी जगहों पे फॉरेन के कपड़े वहां से जो आते थे वो सारे को आग लगा दी गई। जब ड्यूक ऑफ कैनात यहाँ पे आया था तो उसको बॉयकॉट किया गया। बॉयकॉट मतलब उसको वापस भेज दिया गया 1921 नवंबर में।
प्रिंस ऑफ वेल्स की जो सेरेमनी थी, जहां पे प्रिंस ऑफ वेल्स को ऑनर करना था। वेल्स एक स्टेट है, ठीक है, इंग्लैंड में वेल्स स्टेट है, तो उनको ऑनर करने की जो सेरेमनी थी वो भी बॉयकॉट की गई। ऐसे इंसिडेंट्स ने बहुत ही नेशनल जागरूकता बताई, नेशनल एक्साइटमेंट हो गया, हम आजादी पाने वाले थे, अब ऐसा लगने लगा था। ऑन दी अदर हैंड नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टेब्लिश हुई, काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हुई और विद्यापीठ बने। विद्यापीठ मतलब कॉलेजेस, स्कूल। ड्यू टू देखो, स्वदेशी गुड्स को यूज करने का जो एकदम भड़कीला हमारा अनुमान था, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया चला। क्लोथ का इंपोर्ट, फुटवेयर, लग्जरियस आइटम्स जो इंग्लैंड से यहाँ पे आ रहे थे, क्लोथ्स, फुटवेयर, लग्जरियस आइटम्स जो इंग्लैंड से आ रहे थे, वो बहुत ही कम हो गए। ये रिएक्शन जो भारतीयों का था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूरा हिला दिया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को हिला दिया था पूरा। और गवर्नमेंट बहुत ही शॉक में था, क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिक लॉस इंग्लैंड को हुआ था। तिलक फंड में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे कलेक्ट हुए थे। कई सारे ओकेजन्स पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ खड़े हो गए थे। मलाबार में मोपला रिवॉल्ट हुआ था हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम पीजेंट्स के बीच में। ये क्रिटिसिज्म डिजर्व करता है, और ब्रिटिश आर्मी ने इसको दबा दिया था। मतलब हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम पीजेंट्स, मुस्लिम मजदूर, वो दोनों के बीच में टसल हो गई थी, झगड़ा हो गया था, ठीक है, और वो मोपला रिवॉल्ट हुआ था। और वो एक क्रिटिसिज्म डिजर्व करता है। क्रिटिसिज्म मतलब एक नेगेटिव पार्ट है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ, और वो ब्रिटिश आर्मी ने दबा दिया था। गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऑफ सप्रेशन अडॉप्ट करी थी, सबको दबाने का, लाठी चार्ज करने का, फायरिंग करने का, अरेस्ट कर देने का, टॉर्चर करने का, ये सारी चीजें शुरू कर दी थी। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने के लिए अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए, टूटा नहीं हिंदू मुस्लिम का यूनिटी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही ट्राई किया। अब एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने कैंसिल कर दिया था। अब ये मूवमेंट क्या हुआ था बेटा, लोगों ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर करके एक शहर है, वहां पे एक छोटा सा चौरी चौरा विलेज है, चौरी चौरा, ठीक है, वो विलेज के अंदर रैली करी थी। अब पुलिस ने क्या किया, ओपन फायर किया। ओपन फायर किया, इससे कई सारे लोग घायल हुए, कई सारे लोग चले गए। लेकिन जब पुलिस की बुलेट्स खत्म हो गई, तो लोगों ने पुलिस स्टेशन को अटैक किया, और वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। उसमें 21 पुलिसमैन मर गए। ये भयंकर न्यूज जब गांधी जी को पहुंची, तो उन्होंने बोला कि मैंने एक बहुत बड़ी हिमालयन ब्लंडर की है, हिमालयन भूल की है, हिमालय जितनी बड़ी भूल करी है, ये लोगों के हाथ में सत्याग्रह का साधन देके, सत्याग्रह का टूल देके, जो समझते ही नहीं है नॉन वायलेंस का मतलब, ठीक है, जो अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं कि नॉन वायलेंस कितना वैल्यूएबल है। तो गांधी जी नॉन वायलेंस से लड़ना चाहते थे, सत्याग्रह से लड़ना चाहते थे। लेकिन जब ये सब हुआ, मारा मारी हुई, और 21 पुलिसमैन उस समय मर गए, गांधी जी ने तुरंत ही ये मूवमेंट सस्पेंड कर दिया, ये बोल के कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है, हिमालयन ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी भूल की है, कि ये सत्याग्रह का जो साधन है वो मैंने ऐसे लोगों के हाथ में दिया जिनको उसकी वैल्यू पता ही नहीं है। तो ये बात हो गई चौरी चौरा इंसिडेंट में, और मूवमेंट विड्रॉ हो गया। अब नॉन कॉपरेशन का इंपॉर्टेंस क्या था और उसकी इफेक्ट क्या आई। देखो, मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन किया था, ठीक है, उसको, वो जो गोल हमने अचीव करना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, वो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से लोगों के अंदर एक अपने हक के बारे में एक जागरूकता आई। ठीक है, अपने हक के बारे में एक जागरूकता आई, उनको पता चला कि अपना हक क्या है। एक नेगेटिव एटमोस्फियर बना गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, वो गवर्नमेंट खराब है ऐसा एक एटमोस्फियर बन गया। और जो अन्याय हो रहा था उनके सामने, उसका एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जनरेट हुआ अ, हमारे इंडियंस के दिल में, ठीक है, जो अन्याय हो रहा था उसका एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जनरेट हुआ हमारे इंडियंस के दिल में, कि इसको अपोज करना है। एक पॉलिटिकल अवेयरनेस हुआ, जो बड़े बड़े क्लासेस थे, वो सारे क्लासेस थे इंडिया में, पढ़े हुए लोग, उसके अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस जागरूक हुई। इंडिपेंडेंस में श्रद्धा बढ़ी। लाठी, पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, इससे लोग अब डरते नहीं थे, ठीक है। लोग तो थे, लेकिन यूथ, जो जवान लोग थे, और वुमन, वो लोग भी अपने नेशन को सर्व करने के लिए, अपने देश को, देश की सेवा करने के लिए आगे आते थे। और कांग्रेस एक एक लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बन गया। कांग्रेस जो है वो एक लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और स्कूल्स ऐसे शुरू हो गए जहां पे नेशनल एजुकेशन शुरू हो गया। हिंदी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा इंग्लिश से।
मूवमेंट जो था वो खाली सिटीज और टाउन्स तक लिमिटेड नहीं था, लेकिन वो लोगों तक पहुंचा, विलेजेस तक पहुंचा, छोटे छोटे गांव तक ये मूवमेंट पहुंचा था। अब देखो, ये जो देश प्रेम था और देश के नागरिक जब जाग रहे थे, ठीक है, तो यही शुरू करने के लिए, ये आगे बढ़ाने के लिए चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू, नाम याद रखिएगा बेटा, चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने स्वराज्य पार्टी बनाई जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ। उनका पर्पस ये था कि हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली है गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अंदर एंटर करें और उनकी जो खराब पॉलिसीज उन्होंने लोगों के सामने बनाई है वो हम अपोज करें। ठीक है, स्वराज्य पार्टी के लीडर जो थे, उन्होंने गांधी जी के जैसे ही बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करी, जैसे अनटचेबिलिटी का अबॉलिश करना, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करना, ये भी एक बढ़िया एस्पेक्ट था। स्पिनिंग व्हील, लिकर प्रोहिबिशन, ये सारी चीजें उन्होंने करी। स्वराज्य पार्टी ने इलेक्शन में खड़े हुए, वो लेजिस्लेचर के इलेक्शन में खड़े हुए, और नवंबर 1923 में जो इलेक्शन हुआ था वहां पे, और स्वराज्य पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे, जो लोग थे जो इलेक्शन में खड़े थे, वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में इलेक्ट हुए थे और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी इलेक्ट हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, स्टेट लेजिस्लेचर में भी कई लोग सिलेक्ट हुए थे स्वराज्य पार्टी से, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी सिलेक्ट हुए थे, और उनको क्लियर मेजोरिटी से जीत मिली थी। बंगाल में उनको जीत नहीं मिली, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में वो एस्टेब्लिश हो गए थे। मोतीलाल नेहरू को सेंट्रल लेजिस्लेचर में रखा गया था, सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो इलेक्ट हुए थे एज अ पार्टी लीडर, और चित्तरंजन दास जो है वो बंगाल प्रोविंस में इलेक्ट हुए थे। देखो, स्वराज्य पार्टी ने काम क्या किया फिर, ये अंदर गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अंदर घुस के उन्होंने गवर्नमेंट बजट्स को डिसअप्रूव किया, प्रपोजल्स को डिसअप्रूव किया, और जो खराब पॉलिसीज गवर्नमेंट हमारे लिए बनाती थी उसको रिसेंट किया। रिसेंट किया मतलब उसको अपोज किया। गवर्नमेंट को उन्होंने फोर्स किया कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स समझें। ठीक है, अब स्वराज्य पार्टी की जो क्लियर मेजोरिटी थी यहाँ पे, गवर्नमेंट को साइमन कमीशन 2 साल जल्दी बुलाना पड़ा। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा साइमन कमीशन क्या है। स्वराज्य पार्टी की बात कर रहे थे, स्वराज्य पार्टी जो है वो एकदम प्रॉपर पार्टी के रूप में परफॉर्म कर रही थी, फंक्शन कर रही थी, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस शुरू किए थे। वो प्रूव हो गया था कि इंडियंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली रूल कर सकते हैं, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। जो इंडिया के एजुकेटेड क्लास थे वो स्वराज्य पार्टी से अट्रैक्ट हुए थे, और लोगों के अंदर जागरूकता डेवलप हुई और आगे बढ़ी। ये पार्टी ने इंडिपेंडेंस का जो अचीवमेंट था वो बहुत ही नजदीक लाके रखा था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस बहुत है ये पार्टी का। चित्तरंजन दास जब चले गए, उनकी डेथ हो गई जून 1925 में, तो स्वराज्य पार्टी वीक हो गई। कुछ मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे और एक नई पार्टी बना दी, जैसे नेशनल पार्टी, और ये गलत बात हो गई। तो ये स्वराज्य पार्टी का जो नाम था, ये रुतबा जो था वो कम हो गया। 1926 इलेक्शन में सारे मेंबर्स हार गए, ठीक है, एक्सेप्ट मद्रास प्रोविंस में वो जीत गए थे। बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उन्होंने ये पार्टी को फिर क्रिटिसाइज किया, मतलब ये गलत हुआ। ठीक है, उनको कंटिन्यू करना था जो करना था वो। ठीक है, चलिए फटाफट हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, और आ गए आपके स्क्रीन पे। ओके, अच्छा, पीडीएफ के अंदर पहले क्वेश्चंस हैं और फिर नीचे आंसर्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद नीचे आंसर्स हैं। चैप्टर नंबर 4, स्टैंडर्ड 9। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम इन द डे इज द व्हाट बाय व्हाट नेम इज द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल नोन एज। तो भाई पार्टीशन का जो डे है वो क्या जाना गया था, नेशनल मॉर्निंग डे, राइट। Which reform gave Muslims communal electoral constituencies? मॉर्ले मिंटो, मुस्लिम को क्या बेनिफिट मिला था यहाँ पे? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ तब मुस्लिम्स को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलने लगी। हु प्रिपेयर्ड द स्टेज फॉर आर्म रिवॉल्यूशन इन गुजरात? आपको तो पता ही है यार, अरबिंदो घोष। हु होइस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग? मैडम भिखाजी कामा। ठीक है, सेक्शन बी, किसने डिवाइड किया बंगाल को, कब और कहां पे? भाई आपको पता है वाइसरॉय कर्जन ने ये बड़ा सा जो बंगाल प्रोविंस था वो ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया था, ये नाम पे कि हमको ये चलाना प्रॉपर नहीं पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं आ पा रही है, इसलिए इसको डिवाइड करना है।
बंगाल जो है वॉज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग। बंगाल सेंट्रल पॉइंट बन गया था देश की जागरूकता में। सो द इम्पेटस एंड थॉट फॉर द नेशनल मूवमेंट केम फ्रॉम देयर। नेशनल मूवमेंट का जो इम्पेटस था, जो थॉट था, वो जो इंपॉर्टेंस था, बढ़ावा था, वो यहाँ से मिला था। मोर ओवर 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें हिंदू और मुस्लिम्स ने दोनों ने मिलके ब्रिटिशर्स के सामने लड़ा था। तो इसीलिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी है डिवाइड एंड रूल, उसके अंदर इसको उन्होंने एनकरेज किया, कम्युनलिज्म और डिवीजन अमंग द पीपल ट्राई किया था करने का। इंडियंस को पता चल गया था कि ये डिवीजन जो है वो उनको उनके देश प्रेम को दबाने के लिए रखा गया है, जो इंडिया के अंदर हो रहा था। तो ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर। एक्सप्लेन द फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन गुजरात। गुजरात के अंदर जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स है उसके बारे में हम फटाफट बात करेंगे। श्री अरबिंदो घोष जो है वो पायनियर थे आर्म्ड रिवॉल्यूशन के। बरिंद्रनाथ घोष गुजरात में आए थे 1902 एडी में। उन्होंने मिडिल क्लास यूथ को अपॉइंट किया वडोदरा, चारोतर रीजन, अहमदाबाद, महसाणा रिवॉल्यूशन के अंदर। तो बरिंद्रनाथ घोष थे जब इंडिया में आए, गुजरात में आए थे 1902 एडी में। तो उन्होंने यहाँ के जो जवान लोग थे वडोदरा, चारोतर रीजन, खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा, ये लोगों ने को रिवॉल्यूशन के अंदर पार्ट लेने के लिए बोला। वाइसराय मिंटो की जो बगी थी वो रायपुर दरवाजा जो अहमदाबाद में है उसके बाहर उस पर बॉम्ब डाला गया था। तो ये एक बड़ा किस्सा हो गया था गुजरात में, अहमदाबाद में। साउथ गुजरात में श्री अंबू भाई पुराणी, श्री छोटू भाई और सकारिया स्वामी, वो जो बैंक्स ऑफ नर्मदा पे थे, ठीक है, ये लोगों को एसोसिएट किया गया। वो जो स्वामी थे वो क्वीन ऑफ झांसी के साथ रिवॉल्ट में थे 1857 में। तो ग्रुप स्ट्रांग हुआ विद द एसोसिएशन ऑफ दिस पीपल। श्री अरविंदो घोष ने रिवॉल्यूशन की पूरी स्कीम जो है वो उनके बुक जो भवानी मंदिर है उसके अंदर लिखी थी। वो गुजराती में भी ट्रांसलेट की गई थी और उन्होंने एक जर्नल भी पब्लिश की थी, दक्षिणा नाम की। ये बुकलेट्स के अलावा देशी वनस्पति दवाओं, कसरत, गुलाबनो किस्सो, कायदानो संग्रह एक्सेट्रा ये सब पब्लिश हुए थे इन ऑर्डर टू स्प्रेड द थॉट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। उन्होंने गंगनाथ विद्यालय एस्टेब्लिश की जो चांदोद करनाली के पास है। उसके अंदर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो कैरी आउट की जाती थी छुपे हुए वे में। तो फाइनली गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इस सप्रेशन से काम नहीं होगा, दबाव दे के काम नहीं होगा, रूल करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड गांधी जी कॉल रॉलेट एक्ट अ ब्लैक एक्ट और ब्लैक लॉ। भाई अ, ये जो एक्ट था वो रिवॉल्यूशनरीज और नेशनलिस्ट को दबाने के लिए एक्ट बना गया था, फ्रेम किया गया था, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट बोला गया है। ये एक्ट के मुताबिक कोई भी लोग, कोई भी इंसान जिस पे शक हो, ठीक है, उसको अरेस्ट किया जाता है, जेल किया जाता है। इसके सामने कुछ भी बोला जाता नहीं है, बस पकड़ के ले जाते हैं वो। गांधी जी इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट बोलते हैं। मोतीलाल नेहरू ने ये बताया है कि भाई ये जो एक्ट है वो आर्गुमेंट, अपील और एडवोकेसी छीनना, ये एक्ट इसलिए बनाया है, ठीक है, आर्गुमेंट करना, अपील करना, एडवोकेसी करना अपनी अपनी खुद की, इसीलिए ये छीनने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ही पावर मिला ये एक्ट के अंदर। तो लीडर्स और लोगों ने ऑपोजिशन बहुत ही बड़े पैमाने पे किया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन 6 अप्रैल इन 1919। 1919 6 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था ये एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड। चौरी चौरा विलेज वाला हमने यही बात किया था, तो वही सेम चीज है कि भाई लोगों ने चौरी चौरा विलेज में एक रैली निकाली थी जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, और पुलिस ने वहां पे ओपन फायर कर दिया था। जब उनके बुलेट्स खत्म हुए तो लोग जो है वो पुलिस स्टेशन में चले गए और अटैक किया और 21 पुलिसमैन को जला दिया पुलिस स्टेशन के साथ। ये हॉरिबल न्यूज जब गांधी जी के पास पहुंची तो उन्होंने ये बोला कि भाई मैंने बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर दिया है, बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है, ये सत्याग्रह का साधन लोगों को हाथ में देके, जिसको नॉन वायलेंस की कीमत ही नहीं है। तो उन्होंने तुरंत ये मूवमेंट सस्पेंड कर दिया। स्वराज्य पार्टी की ये जो रुतबा था वो क्यों डिक्लाइन हो गया। देखो स्वराज्य पार्टी ने गवर्नमेंट बजट्स और प्रपोजल्स और अनजस्ट पॉलिसीज को अपोज किया, ठीक है, गवर्नमेंट को फोर्स किया उन्होंने कि लोगों के प्रॉब्लम्स को समझे। स्वराज्य पार्टी के काम करने से ही गवर्नमेंट को सियामिन कमीशन 2 साल जल्दी उनको अपॉइंट करना था। स्वराज्य पार्टी बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में फंक्शन करती थी और उनके पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस बहुत ही हाई लेवल के थे। वो प्रूव हो गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, इंडियंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली रूल कर सकते हैं।
एजुकेटेड क्लास जो है वो स्वराज्य पार्टी के साथ अट्रैक्ट होते थे और एक नेशनल अवेयरनेस लोगों के अंदर वापस जगी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। लेकिन चित्तरंजन दास जी की डेथ के बाद जो जून 1925 में हुआ, उनके मेंबर्स गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे या एक और पार्टी बनाने लगे जो नेशनल पार्टी थी। तो इसी वजह से स्वराज्य पार्टी का जो रुतबा था वो कम हो गया। अब रॉलेट एक्ट के बारे में वही जो हमने पढ़ा वही है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट के अंदर चेयरमैनशिप के अंडर मिनिस्टर ऑफ लॉ जो थे 1919 में ये रॉलेट एक्ट बनाया था। ये एक्ट जो है वो रिवॉल्यूशनरीज और नेशनलिस्ट को दबाने के लिए बनाया था। इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता था क्योंकि वो इंडिविजुअल फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने के लिए बना गया था। ये एक्ट के मुताबिक जो इंसान पे शक है उसको अरेस्ट किया जाता था, जेल किया जाता था, उसको कुछ भी बोले बिना। गांधी जी इसलिए इसको ब्लैक एक्ट बोलते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ही पावर मिला था ये एक्ट के अंतर्गत और वो अपोज करने के लिए लोग बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आए थे। मीटिंग्स, रैली, शो और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज हुई थी इसके अगेंस्ट। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था दिल्ली में। जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू को अरेस्ट किया गया पंजाब के अंदर तो एजिटेशन और बढ़ा। ये जो मूवमेंट था वो और बढ़ा और गवर्नमेंट ने पूरा ट्राई किया ये अपोज करने को, ये दबाने के लिए, ये ऑपोजिशन जो हुआ था उनके सामने, इसको दबाने के लिए पूरा ट्राई किया था। स्वराज्य पार्टी पे आपको शॉर्ट नोट निकले तो वही हमने डिस्कस किया था वही है। नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ बॉयकॉट, एजिटेशन एंड नेशनल मूवमेंट्स। देखो भाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण, ब्रिटिशर्स की मैकेलियल पॉलिसीज के कारण बॉयकॉट और इंजीनियस मूवमेंट्स हमारे यहाँ पे बहुत ही बढ़ावा मिला था उनको। वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया था। जब बंगाल डिवाइड हुआ 16 अक्टूबर 1905 को तो वो एक नेशनल मॉर्निंग डे जाना जाता था। सेम डे बॉयकॉट सब करना है, फॉरेन गुड्स और सारी चीजों को बॉयकॉट करना है और हमारी खुद की चीजों को यूज करना है, ये अनाउंसमेंट किया गया था। ये मूवमेंट के 3 मेन पॉइंट्स हैं। एक तो एडॉप्ट इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स, हमारे यहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यूज करना, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना और नेशनल एजुकेशन अडॉप्ट करना, फॉरेन एजुकेशन छोड़ देना। इंग्लिश इंडस्ट्रीज को बहुत ही अफेक्ट हुआ था ये इसकी वजह से, और जो मैनचेस्टर से कपड़ा आ रहा था वो स्टॉप हो गया। शुगर, सूस, सिगरेट्स, टोबैको, ये सारा जो इंग्लैंड से यहाँ पे आ रहा था वो भी बहुत कम हो गया। फैक्ट्रीज अब शुरू हो गई जो डोमेस्टिक गुड्स बनाने लगी थी और इंडिया को बहुत कुछ बेनिफिट हुआ। 1911 में डिवीजन ऑफ बंगाल वॉज स्क्रैप्ड। पार्लियामेंट ने जो रीथिंक किया, वापस से सोचा, उसमें डिवीजन ऑफ बंगाल उन्होंने रद्द कर दिया। तो एक बहुत बड़ा ये विक्ट्री था हमारे लिए कि इंग्लिश रूल के सामने हम जीते थे और लोगों के अंदर देश प्रेम जगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, तो ये सारी चीजें तो हमने बात करी ही है, लेकिन एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जो है वो वासुदेव बलवंत फटके ने शुरू किया था। दामोदर छापेकर, बालकृष्ण छापेकर, वीर सावरकर, बंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह, ये सारे लोगों ने ये जो देश प्रेम था वो लोगों के अंदर जगाया था और इनको वेपन्स यूज करना आ गया था। तो अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गए थे। सूरत कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ 1907 में तो वहां पे दो ग्रुप्स बढ़ गए थे, एक जहल और एक मवल। लाल बाल पाल ने एक रेडिकल एटीट्यूड अपनाया था। रेडिकल एटीट्यूड मतलब मार काट करके भी हम इंडिपेंडेंस ले लेंगे, ये एटीट्यूड अपना था। और ये बहुत सारे जो जवान लोग थे इंडिया के, ठीक है, वो भी ये एटीट्यूड रखने लगे थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लेथार्जिक पॉलिसी थी उनको एक सॉलिड नया टर्न मिला। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने डिक्लेयर किया कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। मतलब स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं कैसे भी करके इसको अचीव करूंगा। तो ये जो एक एक बात बोली थी बाल गंगाधर तिलक ने, वो लोगों के अंदर एक आग बन गई थी। इंडियन के जो यूथ थे उनको फ्रीडम चाहिए था फॉरेन रूल से और ऐसे एक्टिविटीज वो करने लगे। वो अपनी जान भी देने वाले थे और जान लेने भी वाले थे फ्रीडम अटेन करने के लिए। कई सारे चीजें जैसे मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन अंशुशीलन समिति, अंजुमन महिलान वतन, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, ये सारी चीजें बनी। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करने के लिए। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन जैसे युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा, ये कांस्टेंट स्ट्रेंथ दे रहे थे ऐसी एक्टिविटीज को।
अलीपुर मैसेकर, हावड़ा मैसेकर, ढाका मैसेकर, उसमें कई सारे रिवॉल्यूशनरीज को प्रोसिक्यूट किया गया, उसको मार दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग को एक अटेम्प्ट किया गया था उनको मारने के लिए, दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए, और वाइसरॉय मिंटो पे भी एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। काकोरी लूट केस, लाहौर मैसेकर और सेंट्रल पार्लियामेंट में बॉम्ब ड्रॉप करना, ऐसे इवेंट्स 1920 से 1942 के बीच में हुए थे। चलिए देखते हैं कितने बाकी हैं। ओके, चले लेट अस सी फर्दर। प्रोग्राम्स, इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। भाई ये सारी चीजें भी हमने बात करी है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली आज ही बात करी है। एक बार देख लीजिए, नागपुर कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल मिला दिसंबर 1920 में। उसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिमांड रखी कि हमको इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है, हमको सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि हिंदी मुस्लिम यूनिटी हुई, स्ट्रेंथ हुई थी, मजबूत हुई थी। स्वदेशी आर्टिकल्स का यूज बढ़ा था, स्पिनिंग व्हील्स हर घर में आ गए थे अब, और अनटचेबिलिटी का अबॉलिशमेंट हुआ था। नेशनल एजुकेशन को प्रेफरेंस मिला और कई सारी चीजें प्रोहिबिट हुई। नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, लेजिस्लेचर्स, गवर्नमेंट कोर्ट्स, फॉरेन क्लोथ, ये सारी चीजों को छोड़ने लगे थे। ठीक है, टाइटल्स को छोड़ने लगे थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने केसर हिंद और नाइटहुड का उनको जो टाइटल दिया गया था वो छोड़ दिया। कई सारे लीडर्स ने भी ऐसे टाइटल्स जो दिए गए थे वो छोड़ दिए। स्टूडेंट्स इंग्लिश स्कूल कॉलेजेस छोड़ने लगे, फॉरेन क्लोथ्स आग मतलब जलाने लगे लोग। ड्यूक ऑफ कायनात जब इंडिया में आए थे तो उनको बॉयकॉट किया गया। नेशनल स्कूल्स एस्टेब्लिश हुई, कॉलेजेस एस्टेब्लिश हुई। ये मूवमेंट को अनसक्सेसफुल करने के लिए गवर्नमेंट सप्रेस करने लगी, उनको दबाव करने, टॉर्चर करने लगी, और इसी वजह से लोगों के अंदर एक हक की जागरूकता आई कि हमको ये हक हमारा होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हुआ जो अन्याय हो रहा था उनके सामने, और इंडिपेंडेंस के अंदर भरोसा उनका बढ़ा। लाठी, पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, ये सारी चीजों का डर भाग गया था अब लोगों के अंदर से, और यूथ और वुमेन दोनों अपने नेशन को सर्व करने के लिए आगे आ गए। कांग्रेस जो है वो एक लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, और स्कूल और कॉलेजेस के अंदर नेशनल एजुकेशन देने लगे, हिंदी को ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगा, और ये मूवमेंट छोटे छोटे विलेजेस तक पहुंचा था। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जलियांवाला बाग मैसेकर की हम बात करते हैं। पॉपुलर लीडर्स जैसे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर खिचलू वो अमृतसर पंजाब में अरेस्ट किए गए थे। तो ये मीटिंग एक ऑर्गेनाइज हुई जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहां पे, बैसाखी के दिन पे ये अरेस्ट को अपोज करने के लिए। जनरल ओडोनिल डायर, जिनका नाम है रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, वो वहां पे अपने ट्रूप्स लेके पहुंचे और कोई भी वार्निंग नहीं दी उन्होंने, फायर करने लगे मशीन गन से। कई सारे लोग वहां पे मर गए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 379 लोग मरे थे और 1200 इंजर्ड हुए थे। कमिटी जो कांग्रेस ने अपॉइंट करी थी उसमें 1000 लोग मरे थे फायरिंग में। अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमीशन को अपॉइंट किया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन, और ये अपॉइंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर को डिफेंड करने के लिए। तो कमीशन ने डायर को माफ कर दिया कि एक अनजानी भूल है ऐसा करके। जब डायर इंग्लैंड रिटर्न हुए तो उनको स्वॉर्ड प्रेजेंट करी गई, उनको तलवार दी गई, एक ऑनर दिया गया और 2000 पाउंड दिए गए। इंडियंस को बहुत ही बड़ा झटका लगा, और ये इवेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट बन गया पूरे नेशन को एक करने के लिए। ओके बेटा, यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर नंबर 4। ओके, सो एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आपका होमवर्क है कि ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको लिख देने हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो आपको लिख देना है। ओके ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।